जी हाँ दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी क्लास 9th का पेपर कक्षा 9 हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है भाई। 2025 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप इसी आधार पर कर सकते हो। A50,000 कोड का ये पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी से मिलता जुलता आपका पेपर आएगा। इसी आधार पर अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी अलग अलग कोड के पेपर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगभग सभी अलग अलग कोड के पेपर, अलग अलग ईयर के पेपर 2022, 23, 24 सभी के पड़े हुए, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन का आइडिया आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी क्लास 9th का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो भैया प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ना है, ठीक है। 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न हैं जिनको आपको OMR शीट पर करना होता है और बाद में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न हैं जिनको लिखना होता है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है प्रेमचंद के नाम पर, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो जानते हैं किनके नाम पर हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर यह नामकरण इनका हुआ है। भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हम जानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो गोदान उनका उपन्यास है, सेवा सदन भी है, रंगभूमि भी है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर त्याग पत्र जो है वो इनका उपन्यास नहीं है। ए वाला ऑप्शन आप भरेंगे। अगला है, गिल्लू किस विधा की रचना है? तो गिल्लू क्या है भाई? गिल्लू एक संस्मरण है। सी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गिल्लू क्या है? गिल्लू एक संस्मरण है। द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? तो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है। कौन सी है? यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सरस्वती। द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर बिहारी। यह क्वेश्चन सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ कि भैया साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट में लिखेंगे सब लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या बिहारी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी में क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल, यहां पर लिखा है, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल याद रखेंगे, वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। ए वाला ऑप्शन भर देना है। जो भी ऑप्शन पे रामानंद लिखा हो आप वो ऑप्शन OMR शीट में वही वाला बबल आप फिल करेंगे, गोला काला करेंगे। अगला है प्रश्न, कठिन कार्य को करने के लिए जहां वर्णन होता हो वहां कौन सा रस होता है? तो कठिन कार्य को कौन करते हैं? वीर करते हैं, तो यहां पर वीर रस हो जाता है। कठिन कार्य को करने के लिए जहां पर वर्णन होता है वहां पर कौन सा रस होगा? वहां पर वीर रस होगा। अगला प्रश्न, सुरुचि सुबस सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है।
जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु हो तो वहां कौन सा छंद होता है? तो वहां चौपाई छंद होता है। कौन सा छंद होता है? वहां पर चौपाई छंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कुक्कर का तद्भव शब्द क्या है? तो कुक्कर का तद्भव क्या है? कुत्ता। कुत्ता क्या है? तद्भव है। कुक्कर क्या है? तत्सम। अगला, निरर्थक का विलोम शब्द क्या है? तो निरर्थक मतलब किसी काम का नहीं, सार्थक मतलब बढ़िया काम की चीज। सार्थक बात है आपकी, सार्थक बातचीत हुई, सार्थक चर्चा हुई, सार्थक पेपर था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो आपके क्वेश्चन पेपर सार्थक था, तो भैया इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हवा का पर्यायवाची क्या है? हवा का पर्यायवाची क्या है? तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। ठीक है, वात भी होता है, देखो हवा का पर्यायवाची, पवन भी होता है, अनिल भी होता है, अनल नहीं होगा। यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए कि हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर अनल मतलब आग होता, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन में कुछ थोड़ी गड़बड़ लग रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, अधिगिरी का समास विग्रह क्या होगा? ठीक है, पर्वतों पर, रास्तों पर, जंगलों में या पर्वतों के नीचे। तथा इति में संधि कौन सी होगी? तथीति हो जाएगी ये। ठीक है, तथीति, ये वाला ऑप्शन सही है। हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? हरि, हरे, हरिड़ा, हरे, ये आप देख लेंगे। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा? गच्छमि, गच्छति, गच्छामि, गच्छसि, गच्छन्ति। वर्णात्मक प्रश्न, गद्यांश को पढ़ना है 6 नंबर में और उसके नीचे 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न कैसे होते हैं? सबसे पहले तो आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, मतलब कि ये आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, ये देखो गद्यांश आपको लिखना है। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कहाँ है? ये देखो भैया, यहां से लेकर कि यहां तक रेखांकित अंश होता है, जिसके नीचे अंडरलाइन है ना, जिसके नीचे लकीर बनी हुई है, इसकी इतने की आप व्याख्या करेंगे रेखांकित अंश की, यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद बात की जाए कि भटकती जनता को उसका लक्ष्य किसने बताया, तो ये आप ध्यान से पढ़ोगे तो भैया चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और साथ में क्या पता होना चाहिए? चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और आपको इनके लेखक का नाम पता होना चाहिए, तो संदर्भ आपका बन जाएगा। अगर संदर्भ बन जाएगा तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप अपने शब्दों में थोड़ा शब्द बदल के भी लिख सकते हो, अपने आप हो जाएगा। और 2-3 बार पैसेज पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें गद्यांश हल करना होता है। 2 गद्यांश दिए होंगे, जो ज्यादा अच्छा लगे, जो ज्यादा अच्छे से आता हो, जिसका संदर्भ आपको याद हो, भैया वही वाला गद्यांश कर देना। 2 दिए होंगे, कोई एक करना होगा। वही गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस कारण ढीली हुई। इसके बाद पद्यांश में भी आपको यही काम करना है। पद्यांश भी 6 नंबर का होगा। आपको पढ़ना है पद्यांश को और उसके नीचे क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है और तरवर में कौन सा प्रत्यय है ये लिखना है। ठीक है, कूकर लगे कोयल कदम्बन पे बैठी फेरी, कोई एक आपको सेलेक्ट करना है और उसी को हल करना है। तो ऊपर का और खा में कोई एक पद्यांश आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आप हल करेंगे। अगला देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास संदर्भ गद्यांश का, संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो संस्कृत गद्यांश आप यहां देखोगे कि 2 दिए रहेंगे, 2 संस्कृत के गद्यांश दिए रहेंगे, 2 पैराग्राफ, 2 पैसेज दिए होंगे। जो आपको अच्छे से आता हो उसका संदर्भ आप जिसका संदर्भ आपको याद हो वो ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन से पाठ से लिया गया। भैया लेखक तो होते नहीं है इसमें, तो केवल पाठ का नाम आपको बताना है। तो पाठ का नाम अगर आपको अच्छे से पता रहेगा तो आप संदर्भ लिखेंगे और फिर
हिंदी में अनुवाद करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी समझ में आ जाएगी और आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। कोई एक पैराग्राफ यानी कोई एक ही गद्यांश आपको करना है, दिए दो हैं लेकिन करना एक है। यही काम आपको संस्कृत के श्लोक में करना है। 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद नए मेहमान एकांकी के बारे में पूछा गया है। कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है नए मेहमान एकांकी की। इसके बाद बात की जाए लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र रोशन की मां का चरित्र चित्रण आप लिखेंगे। जीवन परिचय में आप प्रताप नारायण मिश्र का, प्रेमचंद जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी रचनाओं, उनकी 2 प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी होंगी। 2 प्रमुख रचनाएं, 2 रचनाएं, ज्यादा नहीं, केवल 2 रचनाएं। इसके बाद है किसी एक कवि का जीवन परिचय। आप मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम बताएंगे। इसके बाद भैया अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक याद किया हो वो आप लिखेंगे और श्लोक के बाद बच्चों, श्लोक के बाद आप यहां पर देखेंगे कि वो श्लोक ऐसा हो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब ये जो ऊपर 2 श्लोक दिए हैं ये वाले आपको नहीं छापना है, इनके अलावा कोई एक श्लोक आपको जो याद हो वहां से आप वो वाला श्लोक आप लिखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर किसमें देना है? आपको संस्कृत में देना है। तो देखो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं। कितने दिए? 4 प्रश्न दिए हैं, 2 का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ध्यान से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुहावरों का प्रयोग, आसमान के तारे तोड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर, अक्ल पर पत्थर पड़ना, आप कर लेंगे, आसान है। इसका मुहावरे का अर्थ लिखना, आसमान के तारे तोड़ना मतलब मुश्किल कार्य भी कर लेना, काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे किसी विषय के बारे में जानकारी ना हो तो उस विषय की चर्चा उसके सामने आप क्या ही करेंगे, तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि अक्ल आवश्यकता जहां पर हो वहां पर आपकी अक्ल काम ना करना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो वाक्य प्रयोग कर देंगे आप अपने हिसाब से किसी एक का। ठीक है, एक का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। इसके बाद छात्रवृत्ति, यहाँ पर अनुवाद करना है संस्कृत में। वह दूध पीता है, मैं घर जाऊंगा, तुम सब पुस्तक पढ़ो, हरि ने कार्य किया। और ऊपर क्या था? ऊपर में था किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने थे। यहाँ पर उत्तर संस्कृत में देने हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर संस्कृत में देने हैं और ये नीचे वाले प्रश्नों में क्या है? नीचे वालों में इनका ट्रांसलेशन करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत में आपको इनका अनुवाद करना है। ये 4 दिए हैं, इनका 2 का अनुवाद करना है। इसके बाद छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें। भैया वजीफे की जो है स्कॉलरशिप के लिए आप एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर नहीं आता स्कॉलरशिप वाला तो अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे। तो इस तरह से पेपर आएगा आपका। इसी पैटर्न पर तैयारी कर लो, आप अच्छे से तैयार कर ले जाओगे भाई। एप्लीकेशन है, संस्कृत अनुवाद है, गद्यांश पद्यांश और संस्कृत अनुवाद आप इसी तरह से तैयार कर लो। मुहावरा हो गया, जीवन परिचय हो गया, एकांकी का चरित्र चित्रण हो गया, एकांकी में मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, ये सब तैयार करोगे, बढ़िया पेपर हो जाएगा। बाकी अलग अलग कोर्ट के इंपॉर्टेंट पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 OMR के आएंगे उनके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।